हेलो स्टूडेंट, एक पेपर और सॉल्व करते हैं। पेपर आया हुआ है एचटेट में, एचटेट 2019 में, एचटेट 2019 में एसएसटी में से मैंने ये उठाया। बाकी सब में कॉमन पेपर तो सेम ही आता है, ठीक है, सीडीपी का। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज पिछले मैंने करवा दिया 20, 21, 22 और 23, 4 पेपर सोल्व करवा दिए, ठीक है। इस पेपर का लेवल थोड़ा सा मुझे उनको देखकर लो लगा तो इसको थोड़ा स्पीड से करेंगे। बाकी क्लासेस देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रखी है, तो आप उनको देख लेना। 20, 21, 22, 23 का 4 पेपर करवा दिए, 5वां पेपर है, 2019 वाला पेपर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय और सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाता? यानी कि जब बच्चा किसी चीज को सीखता है विद्यालय में जाकर तो 2 पक्ष देखे जाते हैं। एक तो क्या कहा जाता है, शैक्षिक पक्ष, और एक क्या कहा जाता है, सह शैक्षिक पक्ष कहा जाता है या सह विद्यालय। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ वो और क्या चीजें करें। जो पढ़ाई कर रहा है उसको तो शैक्षिक पक्ष कहा जाएगा। उसके बाद खेल कूद हो गया, डांस हो गया, स्विमिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मतलब बाकी जो जैसे कि स्टेज पर बोलना हो गया, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी करता है उसको बोला जाता है सह शैक्षिक, यानी शिक्षा के साथ साथ कुछ और भी। तो कौन सा नहीं आता, किसमें नहीं आता? पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सह विद्यालय और सह शैक्षिक यानी शिक्षा के साथ साथ और जो एक्टिविटीज होती है उसको बोला जाता है सह शैक्षिक, ठीक है। इसके अंदर से कौन सा नहीं आता? सामाजिक कौशल इसमें ही आता है, आपस में बच्चों का लेन देन, टिफिन शेयर करना, बुक्स शेयर करना, ये क्या आता है, ये सामाजिकता में सीखते हैं। सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव कौशल होता है बच्चे के अंदर, क्रिएटिविटी सीखता है, वो लैब में जाकर कुछ काम करता है। उसके जो एटीट्यूड है या जो उसकी वैल्यूज हैं वो भी कहाँ सीखता है, सह शैक्षिक पक्ष में देखा जाता है। बच्चे का बिहेवियर कैसा रहता है, वो किसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और पाठ्यचर्या विषय, ये पाठ्यचर्या विषय होता है ना, जो पुस्तक से जो ज्ञान लेते हैं वो कौन से पक्ष में आता है, वो शैक्षिक पक्ष में आता है। वो किस में आता है, शैक्षिक में। तो ये वाला क्या है, शैक्षिक पक्ष है, और ये बाकी तीनों कौन से हैं, सह शैक्षिक पक्ष। यानी कि इस तरीके से पेपर को सोल्व किया करो आप कि ये निशान लगा लो, ये कौन सा है, सह शैक्षिक, ये भी कौन सा है, सह शैक्षिक, और ये भी कौन सा है, तो कौन सा नहीं है, ये वाला बच गया, और यही क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? संज्ञान की बात कौन करते हैं, संज्ञान की बात करते हैं जीन पियाजे, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास थ्योरी दी थी उन्होंने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। वो क्या कहते हैं, बच्चा अपने चिंतन से सीखता है, अपने प्रत्यक्ष बोध से डायरेक्ट चीजों को ऑब्जर्व करके सीखता है, उसके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट बनते हैं, संपत्ति बनते हैं। ये सब चीजें किस में आती हैं, ये संज्ञान में आती है। किस में आती है, संज्ञान में आती है। कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी देने वाले कौन थे, जीन पियाजे थे, ठीक है। यानी कि ये प्रत्यक्ष बोध, चलना, चिंतन, संपत्ति निर्धारण, ये किस में आते हैं, संज्ञान में आते हैं। पूछा क्या गया था, नहीं, मोस्टली क्वेश्चन नहीं वाले पूछे जाते हैं। तो चलना, चलने में क्या संज्ञान की, चल तो चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं, उसमें क्या दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। तो आंसर कौन सा रह जाएगा, आंसर रहेगा सी वाला। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ है, कुत्ता है, शेर है, तेंदुआ है इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीख लेता है, और नया शब्द को क्या सीखता है वो, ये सारे क्या है, मांसाहारी पशु जो मांस को खाने वाले हैं। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है, संयोग से सीख लिया। सीखने का मतलब अब उसने अधीनस्थ स्तर क्या होता है कि उसका कोई दिमाग ही नहीं चल रहा है, यानी कि जो आता है उससे भी लो लेवल पर। सह संबंधवाद, अब संबंध तो उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं। महाकोटि सीखना, इसको क्या बोला जाएगा, यानी कि ये देखो बाघ है, कुत्ता है, ये सारे क्या है, मांसाहारी पशु, ठीक है। तो बच्चे ने खुद ही सीख लिया, एक नए शब्द का सीख लिया। और नया शब्द कहाँ से सीख लिया उसने, अपने संज्ञान से सीख लिया या अपने आसपास के मतलब अक्वायर कर लिया उसको, ठीक है, संज्ञान से सीख। तो ऐसे सीखने को क्या कहा जाता है, महाकोटि सीखना। निमन तो हुआ ही नहीं, संयोग भी नहीं था, सह संबंध भी नहीं बनाया इन्होंने किसी को। इसने ये तो कहा ही नहीं कि मांस खाते हुए, बाघ को मांस खाते हुए देखा, कुत्ते को मांस खाते हुए, ऐसा भी नहीं। इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीख लेना, ऐसे सीखने को क्या कहा जाता है, महाकोटि सीखना। थोड़ा स्पीड से कराऊंगी आज क्लास। बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, यानी कि लड़कियां हैं वो लड़कों जैसे कपड़े पहन लें, या लड़के हैं वो लड़कियों की तरह बाल बढ़ा लें, ठीक है, अन्य लिंगधारी की तरह कपड़े, बालों का स्टाइल अपना लें,
तो उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलता। यानी कि बच्चे के अंदर समझ आ गई है कि लड़कियां लड़कों वाले कपड़े पहन ले या लड़के लड़कियों की तरह बाल बढ़ा ले तो उनका लिंग नहीं बदलेगा, उनका जो जैविक लिंग है वो नहीं बदलेगा। इस प्रकार की समझ को क्या कहते हैं? लिंग की पहचान होना, लिंग के अंदर स्थिरता आ जाना, लिंग की संगतता होना और लिंग रूढ़िवादिता। स्टीरियोटाइप की तो कोई बात ही नहीं करेगी कि लड़के हैं तो यही करेंगे, लड़के, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। लिंग स्थिरता, अब लिंग तो जब पैदा हुए तभी से फिक्स ही हो गया था, तो ऐसी कोई समझ नहीं आई है। लिंग पहचान मतलब क्या पहचानेंगे? नहीं, उनके अंदर क्या आ गई है? लिंग संगतता आ गई है। उनको पता चल गया है कि कपड़े, पहनावा, स्टाइल बदलने से उनका लिंग नहीं बदल जाता, और ऐसी समझ को क्या कहा जाता है? लिंग संगतता कहा जाता है। ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? जैसे कि मैं कहूं, अगर जन्म को कहेंगे गर्भावस्था, जन्म के तुरंत बाद वाली बात को क्या कह देंगे? एज पीरियड को क्या कह देंगे? शैशवावस्था। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगी? बाल्यावस्था, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगी? किशोरावस्था। यानी कि मोटा मोटी तो हम 4 तरीके से डिवाइड करते हैं: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है। लेकिन बाल्यावस्था को फिर टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और जब उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे तो एक प्री बाल्यावस्था आ जाएगी, एक पोस्ट बाल्यावस्था आ जाएगी। जो प्री बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा स्कूल नहीं जाता, उसको प्री स्कूल एज कहा जाता है। लेकिन पोस्ट बाल्यावस्था में उसको क्या कहा जाता है? स्कूल एज कहा जाता है। स्टार्ट मतलब वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, 6 साल का बच्चा हो जाता है। ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको गर्भावस्था के बाद उसको गर्भावस्था मोटा मोटी डिवाइड करें, वैसे तो बचपनावस्था ऐसे भी बना दिया जाता है, शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था और उसके बाद सिर्फ किशोरावस्था। ठीक है। इनकी जब बात करूं तो ये क्या है? ये तो गर्भावस्था सबको पता है। शैशवावस्था को 0 से 2 साल का पीरियड मान लो, यानी कि जन्म से 2 साल का पीरियड मान लो, और फिर उसके बाद 2 साल से लेकर और ये लगा लो कि 12 वर्ष तक, इसको क्या कहेंगे? बाल्यावस्था। ठीक है। लेकिन प्री बाल्यावस्था और पोस्ट बाल्यावस्था में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको कैसे कर देंगे? ये 2 से 6 और ये 6 से 12, और 12 के बाद वाला तो तुम्हें पता ही है किशोरावस्था आ जाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था? उत्तर बाल्यावस्था। यानी कि उत्तर बाल्यावस्था क्या आ गई? 6 से 12। ऐसा ऑप्शन का है? बी वाला। ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास। समग्र विकास मतलब उसका पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके हर तरीके से, उसका शारीरिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, हर पक्ष उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए का आकलन। अब उसका क्या करना है? उसका आकलन करना है। ठीक है। किस तरह का मूल्यांकन कहला जाएगा? यानी कि उसका असेसमेंट करना, पूरे विकास। अब स्कूल के अंदर कर रहे हैं मूल्यांकन, तो स्कूल में ही करते हैं। ठीक है। या उसका क्या करते हैं? असेसमेंट। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह के मूल्यांकन में किया जाएगा? तो पूरा ही उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है। पूरा ही उसका इवेल्युएशन करना है। इसका मतलब समग्र का मतलब, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि समग्र मूल्यांकन किया जाएगा, उसके सारे पक्षों को चेक किया जाएगा। ब्रॉन-फ्रेन-ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक की किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण? सबसे पहली बात तो यही पूछ लिया जाता है, ये पारिस्थितिक तंत्र विकास सिद्धांत किसने दिया था? ये देने वाले कौन थे? यूरी ब्रॉन-फ्रेन-ब्रेनर। ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत दिया था। इन्होंने बच्चे के चारों तरफ 5 लेयर बताई थी, ऐसे करके 5 लेयर बताई थी, 3, 4 और 5। ठीक है। पहली बात तो इनका ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिख लो, कई बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं? जो बच्चे को डायरेक्ट टच करती है। डायरेक्ट टच का मतलब ऐसे नहीं कि बच्चा बीच में बैठा है और उसको ऐसे टच करे, ऐसे का मतलब नहीं है। उसके आसपास जो आती है, उसके पेरेंट्स आ जाएंगे, उसके स्कूल के टीचर आ गए, उसके पीयर ग्रुप आ गया, उसके रिश्तेदार आ गए, मतलब डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? माइक्रो सिस्टम। ठीक है। फिर उसके बाद एक माइक्रो सिस्टम और दूसरा माइक्रो सिस्टम, यानी कि फैमिली एक माइक्रो सिस्टम था और टीचर दूसरा माइक्रो सिस्टम था, दोनों ही माइक्रो सिस्टम थे। आपस में जब उनका इंटरेक्शन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? मीजो। इसको क्या बोला जाता है? मीजो सिस्टम। ठीक है। जैसे कि पीटीएम होती है। ठीक है। माइक्रो सिस्टम आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया? मीजो सिस्टम आ गया। फिर उसका एक बाह्य मंडल होता है जिसको क्या बोला जाएगा? एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगा? एक मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम और सिस्टम।
और उसके बाद क्या आ जाएगा, क्रोनो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, लघु मंडल। ठीक है, 5 मंडल बनाए थे, इसको क्या बोला जाएगा, लघु मंडल। इसको क्या बोला जाएगा, मध्य, क्योंकि पीटीएम होती है इसमें, मध्य मंडल। ठीक है, फिर आता है एक्सो, बाह्य मंडल। अब बाह्य मंडल कैसा होगा, जैसे कि आपके पेरेंट्स का जो वर्किंग प्लेस है, आपका जो धर्म हो गए, जो सामाजिकता हो गई, वो किस में आते हैं, वो किस में आते हैं, बाह्य मंडल में आते हैं। इसको क्या बोला जाता है, बाह्य मंडल। ठीक है, फिर इसको क्या बोला जाएगा, वृत्त मंडल, वृत्त मंडल। और इसको क्या बोला जाएगा, घटक मंडल, घटक मंडल। ठीक है, देखो स्कूल हो गया, इसमें तो स्कूल ने लिखा हुआ, स्कूल हो गया, फैमिली हो गई, रिश्तेदार हो गए, पीयर ग्रुप हो गए, वो हो गए माइक्रो सिस्टम है। इसको याद रख लेना कि 2 माइक्रो सिस्टम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, मीजो सिस्टम। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, तुम्हें पीटीएम में देखने को मिलता होगा। तीसरा आता है एक्सो सिस्टम, जो क्या होते हैं, आपके पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस हो गया वो भी आपको इफेक्ट करता है। अब कई बार क्या होता है कि आपके पेरेंट्स वर्किंग है, माँ और फादर दोनों ही वर्किंग है, तो आपको किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको छोड़कर जाया जाता है, तो वो भी आपको इफेक्ट करता है। तो ये किस में आता है, एक्सो सिस्टम में आता है। जो सांस्कृतिक मूल्य हो गए, जो रीति रिवाज हो गए, ये किस में आते हैं, ये क्या किस में आते हैं, मैक्रो सिस्टम में आते हैं। और उसके बाद क्या आता है, जो सोशल हिस्टोरिकल जो चीजें आती हैं, या जो इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया आ गया, ये किस में आते हैं, क्रोनो सिस्टम में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा गया था, नियम व रीति रिवाज। नियम और रीति रिवाज की बात कहाँ करते हैं, यानी कि यहाँ करते हैं मैक्रो सिस्टम, जिसको क्या बोला जाता है, वृत्त मंडल। अब ऐसा कौन सा है, ऐसा है आपका बी आंसर। ठीक है, एनडीआई अभिप्रेरण सूत्र, अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे, ये स्पेशल पूछा गया। वैसे तो विलियम मैकडूगल थे, उन्होंने भी अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था, लेकिन यहाँ पूछा गया एनडीआई, तो इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, हिलगार्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। पहली बात तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था क्या थी, संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, दूसरी वाली क्या थी, दूसरी वाली थी प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी थी फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक। 4 अवस्थाएं दी थी। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये मूर्त की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कौन सी स्टेज है, ये जीन पियाजे की 3rd स्टेज है। ठीक है, बच्चा किस में पहुंच जाता है, यहाँ पर बाल्यावस्था में, या पोस्ट बाल्यावस्था बोल सकते हो, आपको वहां होता है। अब आप याद रखो कि पोस्ट बाल्यावस्था की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कौन सी विशेषताएं थी। बच्चों में कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु का स्थायित्व, ये तो पहली स्टेज में था, ऑब्जेक्ट परमानेंस पहली स्टेज में था। संवेदीगामक क्रिया, संवेदीगामक जो अवस्था थी, 1st स्टेज थी, जन्म से 2 साल वाली, उसके अंदर था। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना और तार्किक विचारों को प्रकट करना। देखो यहाँ पर तर्क तो आता है, लेकिन तर्क कैसा देता है, वो मूर्त क्रिया, मूर्त सोच के ऊपर देता है। और यहाँ पर उसके अंदर क्या होती है, संरक्षण की भावना भी होती है। ठीक है, तो यानी कि ये हो सकता है। बालक अपने परिवेश में सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देता है, यानी कि अपने परिवेश को संकेतों के माध्यम से, संकेतों की बात भी यहाँ नहीं करता है। तार्किक विचारों में विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होता है। क्या पूछा गया है, कौन सा विकल्प जीन पियाजे के प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक, तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, तो तर्क नहीं लगाता है भाई, यहाँ पर सामने जो चीजें हैं उसी को ऑब्जर्व करता है, उसी को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर तर्क नहीं आते हैं, तर्क लास्ट वाले स्टेज में आते हैं, जहां पर औपचारिकता की बात की जाती है, जहां पर अमूर्त की बात की जाती है। तो इस तर्क के कारण ये वाला भी गलत हो गया, और तर्क के कारण ही ये वाला भी गलत हो गया। तो आंसर क्या रहेगा, सी वाला। बालक अपने परिवेश में सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देता है, उसको जैसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो गए, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको डेट, समय, ईयर्स, इसका ज्ञान हो जाता है, और पलटावी गुण आ जाता है इसके अंदर। तो सांकेतिक रूप से दर्शाना शुरू कर देता है, सी आंसर है। निम्नलिखित में से बाल्यकाल का अन्य नाम है। पहली बात तो बाल्यकाल अभी मैंने बताया था कि आप क्या कह सकते हो, उसको 2 से 12 कह सकते हो, और इसको फिर डिवाइड कर देते हैं 2 से 6 और 6 से 12। ठीक है, अभी कौन सी की बात करते हैं,
बाल्यकाल, मोटा मोटी मतलब मेन बाल्यकाल की बात करते हैं। तो मेन बाल्यकाल को क्या कहेंगे? मेन बाल्यकाल ये वाली अवस्था की बात करें तो प्रारंभिक विद्यालय आयु, यहाँ पूछा नहीं है तो ये तो प्रारंभिक विद्यालय यानी कि बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। सफुर्ती अवस्था, बच्चे के अंदर इतनी एनर्जी होती है, भरी दोपहर में गांव की गलियों में बिना चप्पल पहने घूमता रहता है, यानी कितनी सफुर्ती होती है उसके अंदर, तो ये भी बात है सही। गिरोह से पहले की आयु, अब गिरोह से पहले की आयु कौन सी होती है? इससे पहले वाली होती है, यानी कि ये वाली, यानी कि ये इसमें लाई नहीं करता। और गिरह आयु, इसके अंदर ग्रुप बनाता है। ग्रुप कहाँ बनाता है? अपने ही लिंग में, यानी कि लड़के लड़कों के ग्रुप बनते हैं, लड़की लड़कियों के ग्रुप बनते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गिरोह आयु दल। और क्या नाम है इसके? और नाम क्या है? इसको अनोखा काल कहा जाता है। इसके अंदर इसके और नाम याद रख लो, अनोखा काल कहा जाता है इसको, अनोखा काल। इसके अंदर क्या होती है? झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है, झूठ बोल देते हैं चलते चलते, मैं नहीं गया, मैं तो यही सो रहा था, ठीक है। और क्या होती है? मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या यानी कि वो समझने लग जाता है कि मैं तो बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसके और नाम होते हैं। तो गिरोह से पहले, गिरोह से पहले की आयु तो ये वाली होती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। और ये ठीक है, तो गलत का साथ ही गलत है, आंसर क्या रहेगा? सी। संज्ञानात्मक, अभी बताया था, अच्छा संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास की समाज संस्कृति। संज्ञानात्मक विकास दो तरीके के थे, एक तो कौन थे? जीन प्याजे, और दूसरे कौन थे? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाले। अब यहाँ पर किसकी बात की गई है? यानी कि कंस्ट्रक्शन की बात दो बंदे करते हैं, ठीक है, एक जीन प्याजे करते हैं और एक कौन करते हैं? वाइगोत्स्की। तो यहाँ पे समाज और संस्कृति आ गई, तो इसके साथ ही कौन है? ये बात किसने की थी? लेव वाइगोत्स्की ने की थी। जीन प्याजे ने क्या दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। ब्रूनर ने कौन क्या दिया था? कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की थी। और कोलबर्ग ने क्या किया था? मॉरल डेवलपमेंट की बात की थी। तो आंसर क्या रहेगा? समाज संस्कृति जहां आ जाए वहां पर लेव वाइगोत्स्की। इजी पेपर था ये वाला। संज्ञानात्मक, या फिर ये हो गया कि पहले वाले थोड़े हार्ड कर लिए तो ये इजी लग रहा होगा क्योंकि ये सब चीजें हम पहले कर चुके हैं। संज्ञानात्मक विकास के ये सेम वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से, लेव वाइगोत्स्की, 11 का ही था वो भी। थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? थर्स्टन ने क्या बात की थी? थर्स्टन ने बात की थी ये वाली, प्राइमरी डेवलपमेंट एबिलिटी, PM और A, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ठीक है। ये बात कौन करते थे? ये बात करते थे थर्स्टन करते थे। और इन्होंने क्या दिया था? समूह तत्व सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या दिया था? समूह तत्व सिद्धांत दिया था। और समूह तत्व को क्या बोला जाता है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इन्होंने क्या दी थी? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थोड़ा डीप में जाऊं तो ये देखो, स्पीयरमैन ने तो 2 कारक बताए थे और थॉर्नडाइक ने बहुत सारे कारक बताए थे। स्पीयरमैन ने तो क्या कहा था? एक जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। जनरल फैक्टर सब में पाया जाता है, स्पेसिफिक स्पेशल, मतलब कुछ बंदों में स्पेशलिटी होती है, उनके अंदर एस फैक्टर पाए जाते हैं। जी और एस 2 टाइप के फैक्टर दिए थे। किसने दिए थे? स्पीयरमैन। फिर उसके बाद थॉर्नडाइक आए थे, जिन्होंने क्या दिया था? बहुत सारे फैक्टर दिए थे, जिनको परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में कौन आए थे? थर्स्टन आए थे, जिन्होंने क्या दिया था? ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी, समूह तत्व सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि 7 तरह की बुद्धि मिलकर एक कंप्लीट बुद्धि बनती है, जिसमें उन्होंने किस किस की बात की थी? स्पेशल बुद्धि की बात की थी, न्यूमेरिकल बुद्धि की बात की थी, वर्बल न्यूमेरिकल, जिसको न्यूमेरिकल का मतलब कैसे? न्यूमेरिकल है नंबर बुद्धि की, जिसके नंबर का जिसको ज्ञान हो, वर्बल बुद्धि जिसको बोलने का ज्ञान हो, वर्ड एसोसिएशन बुद्धि जिसको वर्ड बनाना आता हो, मेमोरी की बात की थी इन्होंने, रीजनिंग की बात की थी, और इन्होंने परसेप्शंस की बात की थी। मोटा मोटी लिखवाऊं तो देखो, इन्होंने किस किस की बात की थी? इन्होंने स्पेशल बुद्धि की बात की थी, फिर इन्होंने नंबर की बात की थी, फिर इन्होंने वर्बल की बात की थी, फिर इन्होंने वर्ड की बात की थी, फिर इन्होंने रीजनिंग की बात की थी, फिर इन्होंने परसेप्शन की बात की थी। कितनी होगी? 3 3 6, एक और रह गया। क्या रह गया? वर्ड, मेमोरी, और क्या रह गया? मेमोरी। ये 7 मिलकर उन्होंने क्या कह दिया था? ये 7 तो मिलकर क्या बन जाती है? इंटेलिजेंस बन जाता है, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, स्पेशल, नंबर, वर्बल, वर्ड, रीजनिंग, परसेप्शन, मेमोरी, ठीक है। अब हिंदी में तुम इनको देख लेना। ये क्या था? समूह तत्व सिद्धांत। देने वाले कौन थे? थर्स्टन थे। और इन्होंने क्या बताया था? PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। अब ये PMA कब बनता है? जब ये 7 तरह की बुद्धियां मिल जाती है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है?
रक्षात्मक युक्ति, पहली बात तो यहाँ से ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट मेथड कौन सा और इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये सारी की सारी क्या दिख रही है आपको, मतलब जितनी है वो रक्षात्मक की इनडायरेक्ट मेथड दिख रही है, लेकिन एक नहीं है। तादाद में स्थापित करना यानी कि आइडेंटिफिकेशन बनाना, मेरे चाचा ये हैं, मेरे ताऊ ये हैं, मैं चाहे कुछ हूं या नहीं हूं पर मेरे पूरे रिश्तेदार काउंट करवा देना कि मेरी इतनी पहुंच है, मैं ये कर सकता हूं, मेरे रिलेटिव इतने ऊपर है। वो क्या करता है, अचेतन मन में उसकी इच्छाएं दबी हुई हैं, ठीक है, तो वो अपना मतलब बैलेंस समायोजन करने के लिए अचेतन मन में जो दबी हुई इच्छाएं हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए वो ऐसी युक्तियां अपनाता है। जानबूझकर नहीं होता ये अपने आप होता है। ठीक है, आप टीचर ने आपसे पूछा कि आप होमवर्क क्यों नहीं करके आए, तो आप तुरंत क्या कहते हो कि हमारे है ना एक मेरे पापा के फ्रेंड एक IAS है, वो हमारे घर आए हुए थे, तो मीटिंग थी, पार्टी थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। यानी कि फटाक से अपनी पहचान बना देना, अपनी आइडेंटिफिकेशन देना, उसको क्या कहते हैं, तादात्म्य स्थापित करना, औचित्य स्थापित करना। आप क्या करते हो, मतलब ये चीज तो मुझे चाहिए ही नहीं थी इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं करी, मैं तो वैसे ही पेपर देने चला गया था, ये पोस्ट तो मुझे चाहिए ही नहीं थी, यानी कि वहां पर आप क्या करते हो, रैशनलाइजेशन की बात करते हो, औचित्य स्थापित करते हो। क्षतिपूर्ति यानी कि समायोजन रखने के लिए आप अपने आप को कौन सी विधि अपनाते हो, रक्षात्मक युक्तियों में क्षतिपूर्ति, जैसे हाइट कम होने पर हील्स का पहन लेना, रंग सांवला होने पर क्रीम लगा लेना, ये क्या करते हो, क्षतिपूर्ति करते हो। लेकिन साहचर्य स्थापित करना, ऐसी कोई भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, ऐसी कोई भी रक्षा युक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि कौन सी होती है, जो संवेगों को समझे, कंट्रोल करे, समायोजित रखे, पहचाने, ऐसी बुद्धि को क्या कहा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी कहा जाता है। का तत्व नहीं है, का इमोशनल इंटेलिजेंसी के। उद्यमी, उद्यमी की तो कोई बात नहीं होती, यानी प्रेशर में होना ऐसी कोई बात नहीं होती। आत्म अभिप्रेरण होना चाहिए, ठीक है, प्रानुभूति होनी चाहिए, संबंधों को संचालित करना होना चाहिए, यानी कि ये तीनों तो क्या है। अब कौन सा नहीं है, उद्यमी, मेहनती होना, यानी कि आंसर क्या रहेगा, ये ऐसा संवेगात्मक बुद्धि में नहीं है। तो मेहनत करते रहो, दिन कईयों को तो ऐसे ही लगन होती है कि वो मतलब कोई काम इजी स्मार्ट तरीके से जल्दी भी हो सकता है, लेकिन उनको तो पूरे दिन ऐसे दिखाना है कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, करना धरना कुछ उनको होता नहीं है। अच्छे समायोजन, समायोजन का मतलब क्या होता है, एडजस्ट कर लेना, संतुलन बना लेना, बैलेंस की कंडीशन में रहना। तो अच्छे समायोजन में सहनशीलता भी होती है, आत्मविश्वास की कमी तो नहीं होती है, संवेगात्मक अच्छे ये तो नहीं होती, आत्मविश्वास में कमी, संवेगात्मक अस्थिरता भी नहीं होती, संवेग स्थिर रहते हैं। अनियमित दिनचर्या नहीं, नियमित होती है, उसका पर्टिकुलर टारगेट होता है, इतने घंटे में इतने बजे मुझे ये चैप्टर पढ़ देना है या मैंने ये काम कर देना है। तो ये तीनों ही गलत हो गया। अच्छा, सही तो पूछा गया था, यानी कि एचएस मैजन कितना इजी क्वेश्चन है, सहनशीलता होती है उसके अंदर। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली थी, जिसको प्रयोगशाला का जनक कहा जाता है, विलियम वुंट ने खोली थी, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। रोज एक बार ये बात बता देती हूँ, पिछले 4 पेपरों में कई बार बताई होगी मैंने। प्रयोगशाला के जनक कौन थे, विलियम वुंट थे। पहली लैब जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली गई थी। आज के दिन उसको क्या बोला जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, तो लिखूंगी नहीं, मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी। ये कौन थे, विलियम वुंट या वुंट। ठीक है, बेबी बायोग्राफी लिखी थी, पेस्ट्रोलॉजी क्वेश्चन 2 बार फोटो हो गई इसकी। ये पेस्ट्रोलॉजी ने क्या लिखी थी, बेबी बायोग्राफी, जिसके अंदर वो कहाँ तक अध्ययन करते हैं, अपने 3 साल के बच्चे को एक्सपेरिमेंट करना, मतलब उसके ऊपर उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं और बाल्यावस्था तक देखते हैं। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। देखो ये सारे नाम है ना, ये सारे नाम जीन पियाजे ने दिए थे, ठीक है, उसकी शब्दावली में से लिए गए। यानी कि पहले से आपको जिस चीज का ज्ञान है, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान, आपके माइंड के अंदर क्या होता है, एक स्कीमा होता है, स्कीमा के अंदर पहले से कुछ स्टोर था और फिर नई सूचना को भी उसके अंदर स्टोर कर लिया और उसको व्यवस्थित कर लिया, यानी कि उसको संतुलन बनाए रखा। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है, एसिमिलेशन। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, आत्मसात्कीकरण कहा जाता है। यानी कि जैसे कि आपने समझ रखा है कि शाम को एक छोटा सा जानवर ब्लैक कलर का पूंछ हिलाता हुआ दूध पीने आता है, दादी उसको क्या कहती है, उसको बिल्ली कहती है। वैसा ही जानवर आपको कहीं और दिख जाए, यानी कि पहले से स्टोर था, आपकी पूर्ववर्ती विद्यमान था, आपकी स्कीमा के अंदर पहले से ये बात स्टोर थी। आप उसको कहीं दूसरी, आप नानी के घर गए और वहां पर भी आपने सेम जानवर देखा और छोटा बच्चा उसको देखकर कहता है कि बिल्ली आ गई,
केबिली को दूध दे दो, यानी कि उसने क्या किया, नई सूचना थी और उसको पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचनाओं में व्यवस्थित कर लेना। व्यवस्थित नहीं करता तो अनबैलेंस की कंडीशन आ जाती, असंतुलन की कंडीशन आ जाती, लेकिन वहां पर क्या कर लेता है वो, आत्म सात्विकरण कर लेता है। पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को एडजस्ट कर लेना आत्म सात्विकरण कहलाता है, और पुराने ज्ञान में चेंज कर देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। एडजस्टमेंट तो नहीं कहते, उसको समायोजन कहते हैं हिंदी में तो, और उसको एडेप्टेशन कहते होंगे शायद इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा, आत्म सात्विकरण। उसको बोलते हैं अकोमोडेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। ये सिमिलर, सिमिलर एस से यहाँ पर एस आ रहा है ना और यहाँ सी आ रहा है, यहाँ पर चेंज करके करता है और यहाँ पर सेम करता है, ठीक है। जीन पैजे वाले टॉपिक में बताया था मैंने। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, स्टूडेंट का जो पेरेंट्स होते हैं वो तो पेरेंट्स ही रहेंगे, आप उसके पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं, नहीं। वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह को विकसित करे, हाँ हो सकता है। वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति प्रेम का रवे, अपने शरारतों के प्रति भी प्रेम तो नहीं कर सकते हैं, उसको समझाएंगे। अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपात करेंगे, पक्षपात की बात ही नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या बच गया, संवेगात्मक विकास। आपको उसके इमोशंस को डेवलप करना है तो आप उसके प्रति क्या करोगे, प्रेम और स्नेह को विकसित करोगे, ठीक है। इजी था। बाल अपराध का कारण नहीं है, शारीरिक दोष बाल अपराध का कारण हो सकता है, बार बार असफल होना भी बाल अपराध का कारण हो सकता है, गरीबी भी बाल अपराध का कारण हो सकता है, उचित घरेलू वातावरण अनुचित होता तो ये भी कारण होता है, लेकिन घर का वातावरण सही है फिर भी बच्चा अपराधी बनता है तो उसका इलाज क्या है, ठोक पीट दो। नहीं, पीटने की बात नहीं करता है कहीं पर भी मनोविज्ञान। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन, नर्तक हाथ पैर हिलाएगा, एथलीट हाथ पैर हिलाएगा, सर्जन है, सर्जन कौन से होते हैं, जो आपका क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इत्यादि में पाया जाता है। ऐसी को क्या कहेंगे, ऐसे को कहेंगे शारीरिक गतिक बुद्धि। नर्तक शारीरिक गतिक बुद्धि है, एथलीट शारीरिक गतिक बुद्धि है, सर्जन ये है। स्थानिक, स्थानिक को क्या बोलता है, स्पेशल इंटेलिजेंसी। स्पेशल इंटेलिजेंसी में इसके अंदर कौन आते हैं, चित्रकार, मूर्तिकार, सर्वेक्षण अधिकारी, जो सर्वे करने आता है, सर्वेक्षण अधिकारी, इनमें क्या पाई जाती है, इनमें स्पेशल इंटेलिजेंसी पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। तार्किक गणित, जिसको मैथमेटिक्स, जिसको रीजनिंग आते हैं, तार्किक गणित बुद्धि होगी। जिसको संगीत आता होगा, सुर तय लाल, क्या बोलते हैं, लय ताल, सुर लय ताल सब आता होगा, उसको क्या उसमें क्या पाई जाएगी, सांगीतिक बुद्धि। लेकिन इसमें क्या पाई जाएगी, शारीरिक गति बुद्धि। दृष्टि से ओझल हो जाने पर भी मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है। जीन प्याजे की जो पहली अवस्था थी, यानी कि आपके सामने एक चीज है और उसको हटा लोगे तो वो कहां से चलेगी, मस्तिष्क से भी ओझल होगी। आंखों के सामने से गई तो गायब, शेर ले गया, ठीक है, बच्चा उसको भूल जाता है। ऐसी अवस्था कौन सी होती है, जो पहली अवस्था होती है जन्म से 2 साल वाली जीन प्याजे की, उसको क्या बोला जाता है, संवेदीगामक अवस्था होती है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस कब बनने लग जाता है, 18 महीने का जब बच्चा होता है, आप उसको उठाकर, आपके सामने फोन है, आप उठाकर पीछे कर दो, बच्चा उसको ढूंढने जाता है, यानी कि उस टाइम पर उसके अंदर क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बन जाता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दृष्टि से ओझल हुआ तो चीजें गायब हो गई, बिल्ली ले गई, कुत्ता ले गया, लेकिन ये अवस्था कौन सी होती है, इजी था, सीधा सीधा पूछा गया है, नहीं तो टाइम पीरियड भी पूछ लेते, कितने महीने से कितने साल में ये चीजें आती है। इसको क्या कहेंगे, संवेदीगामक अवस्था। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं, अभिप्रेरणा के 3 घटक होते हैं। एक क्या होता है, एक होती है हमारी नीड, एक हमारा क्या होता है मोटिव, और एक हमारा क्या होता है गोल। क्या क्या होते हैं, नीड, मोटिव और गोल, ठीक है। अब नीड, इसको क्या बोला जाएगा, आवश्यकता, इसको क्या बोला जाएगा, इसको अंतर्नोद भी बोला जाएगा, इसको प्रणोद भी बोला जाएगा, इसको प्रेरक भी बोला जाएगा, इसको अंतर्नोद भी बोला जाएगा, अंतर्नोद भी बोला जाएगा, और गोल को क्या बोला जाएगा, प्रोत्साहन। यानी कि कौन सा नहीं है, रटन स्मृति नहीं है, ये मोटिव नहीं होता भाई, यहाँ पर क्या होता है, ड्राइव, इसको बोला जाता है ड्राइव। नीड, ड्राइव और गोल। प्रणोद बोला जाता है, अंतर्नोद बोला जाता है, प्रेरक बोला जाता है। बी वाला नहीं होगा,
क्या कर दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? किशोरावस्था कौन सी अवस्था होती है? संघर्ष, तूफान, दबाव की अवस्था होती है। स्टैनली हॉल ने इसके ऊपर काम किया था, और जब किशोरावस्था पढ़ने लगे तभी हम सीडीपी पढ़ने लगे, अदरवाइज हम अकेला क्या पढ़ते थे? मनोविज्ञान पढ़ते थे। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था, हाँ बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल है। समस्यात्मक अवस्था, समस्याएं तो आती हैं, बच्चा समझ ही नहीं पाता। संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था, किसने कही थी ये बात? ये कही थी स्टैनली हॉल ने, जिसको क्या कहा जाता है? किशोरावस्था का जनक कहा जाता है, स्टैनली हॉल। इसको क्या कहा जाता है? इन्होंने 1904 में किशोरावस्था नाम से एक बुक दी थी, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था का जनक। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन सफूर्ती की अवस्था किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है। अब इसके और जो भी नाम है वो बाद में फिर किसी क्लास में और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को, सामूहिक बुद्धि परीक्षण को दो भागों में बांटा था। एक तो क्या बांटा था? शाब्दिक, और एक क्या बांटा था? अशाब्दिक बुद्धि। इसमें तो क्या आता है? अल्फा टेस्ट आता है, और इसमें क्या आता है? बीटा टेस्ट आता है। और क्या आता है इसके अंदर? शिकागो टेस्ट। अशाब्दिक की बात की है तो इसी के बता दूंगी। और क्या आता है इसके अंदर? शिकागो टेस्ट आता है। और क्या आता है इसके अंदर? प्रोग्रेसिव टेस्ट आता है, प्रोग्रेसिव टेस्ट आता है, ठीक है। तो ये बीटा, शिकागो, प्रोग्रेसिव ये इसमें आता है। आर्मी अल्फा टेस्ट इसमें नहीं आता है, ठीक है। कोलबर्ग के विकास, नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और नियमों के अनुरूप आंकता है, यानी कि बदलाव की बात नहीं करता, जो वर्तमान में चल रहा है उसी को अपने हिसाब से अनुरूप आंक लेता है। ऐसी अवस्था कौन सी थी? पहले बात तो नैतिकता में इसने कोलबर्ग ने 3 अवस्थाएं, 3 स्तर दिए थे। एक को क्या बोला जाता है? प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, कन्वेंशनल। एक को क्या बोला जाता है? कन्वेंशनल। और एक को क्या बोला जाता है? पोस्ट कन्वेंशनल। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पोस्ट परंपरागत, इसकी 2 स्टेजेस थी, ठीक है। एक तो क्या थी? दंड व आज्ञाकारिता, ठीक है। दूसरी क्या थी? दूसरी थी अहंकार की अवस्था। तीसरी फिर इसकी 2 थी, और फिर इसकी 2 थी। ये मैंने बता दिया, दंड व आज्ञाकारिता, दूसरी थी अहंकार की अवस्था, टिट फॉर टैट बोला जाता है। तीसरी में अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, यानी कि नाइस बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल। और चौथी अवस्था कौन सी थी? चौथी अवस्था ये वाली थी जिसके अंदर वो क्या करता है? सामाजिक मानदंडों को अपना लेता है। और 5वें में क्या करता है? यहाँ पर भी वो सामाजिकता की बात करता है, और यहाँ पर उसके अंदर नैतिक विकास आ जाते हैं, विवेक के आधार पर सोचता है। यहाँ पर क्या सोचता है? लास्ट स्टेज में वो विवेक के आधार पर सोचना शुरू कर देता है। टाइम पीरियड की बात करूं तो पहली अवस्था तो क्या थी? 4 से 10। पहली अवस्था तो क्या थी? 4 से 10। फिर ये क्या थी? 10 से 13, और फिर ये 13 के बाद। और अच्छे से आप थ्योरी वाली क्लास के अंदर इसको सीख लेना। तो यहाँ पर ये वाली अवस्था की बात की गई, और ये वाली अवस्था किसका पार्ट है? परंपरागत का, परंपरागत, नैतिक परंपरागत स्तर, ठीक है। तो ये वाली बात आ गई, यानी कि यहाँ पर ये कहता है कि घर में गेस्ट आए हुए, अपने छोटे बहन भाई को समझाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर तो क्या करता है? डर और भय से, चीज को गलत होने से, मतलब मम्मी मारेगी, गेस्ट के सामने बेइज्जती कर दी, वो वाली फीलिंग आती है। यहाँ पर तू मुझे ये दे, मैं तेरे को ये दूं, अदला बदली की भावना, टिट फॉर टैट, अहंकार की अवस्था कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बच्चा फर्स्ट क्लास में अच्छे नंबर इसलिए लेकर आता है कि टीचर उसकी प्रशंसा करेगा। अच्छा लड़का, अच्छा लड़की बनने के लिए कोशिश, मतलब अच्छे काम करता है। यहाँ डर से करता था, यहाँ अच्छा दिखने के लिए करता है। यहाँ पर घर में गेस्ट आए तो छोटे बहन भाई को भी समझाने शुरू कर देता है, सामाजिकता में जो चीजें हैं समाज में उनको अपनाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर फिर क्या होता है? विवेक के आधार पर सीखने लग जाता है, समाज के अगेंस्ट जाने की बात भी करता है। ऐसी तो कोई अवस्था ही नहीं थी, तो वैसे ही गलत हो गया। इन तीनों में से क्या रहेगा? ये वाला। अधिगम का वह प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है। यानी कि आपको क्या दी गई है? अधिगम सामग्री दी गई है, और उसकी सहायता से आप विचार और नए नियम सीखने की कोशिश करते हो। यानी कि सामग्री का उपयोग करके आप क्या करोगे? रट कर करोगे? नहीं। अभिग्रहण नहीं, अर्थपूर्ण सीखना नहीं। आप क्या करोगे? वहां पर अन्वेषण का मतलब क्या होता है? आप वहां से नई नई चीजें खोजने की कोशिश करोगे। आपके हाथ में टॉय दे दिया, बच्चा पहले उसको तोड़ता है, तोड़कर वहां से कुछ सीखने की कोशिश करता है। खोज विधि भी कहा जाता है इसी को।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रतिक्रिया के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि समाज का कोई रोल नहीं होता। सामाजिक रूप से सम्मत और तौर तरीकों को व्यवहार से सीखना सामाजिकरण में आता है। सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना यह भी सामाजिकरण में आता है। सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, यानी कि आपके अंदर सोशल एटीट्यूड का डेवलपमेंट हो जाता है, ये भी आता है। आत्म केंद्रित, खुद के बारे में सोचना, ये नहीं आता है, तो नहीं का साथी नहीं, आंसर क्या रहेगा? डी। मंगोलिज्म प्रकार की मानसिक मंदता पूर्वक बालकों का लगभग बुद्धि का स्तर कितना होता है? तो ये कितना होता है मंगोलिज्म टाइप के बच्चों का? 20 से 25 IQ होता है। व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां, देखो आपके पास ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की दो तरह की विधियां होती है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो क्या करते हैं, चेतन मन से जानबूझकर हम समायोजन करने की कोशिश करते हैं, और अचेतन मन में क्या होता है कि हम जानबूझकर नहीं होते, वो अपने आप हो जाती है, ठीक है, उसको कहेंगे इनडायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पर किसकी बात की गई है? डायरेक्ट मेथड की बात की गई। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि देखो आपके सामने कोई समस्या है, आपका मतलब समस्या है, तो उस समस्या को ही हटा दो। मेरा पेपर क्लियर हो ही नहीं रहा है, मेरी नौकरी लग ही नहीं रही है, तो मैं खेती कर लेता हूँ, यानी कि समस्या को ही हटा दिया, ठीक है। या आपका गोल वही हो, एक तो ये वाली होगी, दूसरा क्या होगा, आपका गोल तो वही है कि मुझे नौकरी चाहिए, ठीक है, लेकिन पहले आप क्या करते थे, मॉक टेस्ट लगाते रहते थे, थ्योरी आती नहीं थी, तो आपने रास्ता बदल लिया। नौकरी वही चाहिए टीचर वाली, लेकिन फिर क्या किया आपने, रास्ता बदल लिया, यानी कि अब की बार में थ्योरी पढ़कर पेपर क्लियर करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो आपने रास्ता बदल लिया। तीसरा क्या होता है कि अपने लक्ष्य को थोड़ा सा बदल देना, ठीक है। पीजीटी टीचर ही लगना था, लेकिन पीजीटी में हर बार सिलेक्शन नहीं होता, तो इस बार मैं टीजीटी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। यानी कि देखो पूरी तरीके से तो गोल नहीं बदला, टीचर बनना था, टीचर ये भी बन रहे हो, लेकिन पहले क्या बन रहे थे, पीजीटी, अब की बार क्या बदल रहे हो, बन रहे हो टीजीटी, यानी कि अपने गोल को, अब ये सब चीजें क्या कर रहे हो, जानबूझकर बदल रहे हो। पढ़ाई से खेती पर आ गए, जानबूझकर आ गए, ठीक है। आपने मॉक टेस्ट से थ्योरी पढ़ना शुरू कर दिया, जानबूझकर कर दिया। आपने पीजीटी से टीजीटी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, आपने जानबूझकर करना शुरू कर दिया। या फिर आप विश्लेषण एनालिसिस करते हो, आप सोच समझकर कई तरीके होते हैं, उनमें से एक को चुनते हो, वो भी आप जानबूझकर करते हो। ये तो क्या होते हैं, डायरेक्ट मेथड होते हैं। इनडायरेक्ट क्या होता है, आपके सामने एक उद्दीपक रखा जाता है और फिर आपके अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं बाहर निकल आती है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं, औचित्य स्थापित करना, या मैं एग्जाम्पल दूं, अभी पीछे एक आया था जिस क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति में क्या करते हैं कि आपके अचेतन मन में है कि आपकी हाइट कम आप हील्स पहनकर मतलब उसको क्या करते हो, बैलेंस बना समायोजन करने की कोशिश करते हो। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, ये शोधन, शुद्धिकरण या औचित्य स्थापित करना, ये तो अप्रत्यक्ष है। प्रतिगमन कर लेना, पीछे हट जाना, रिग्रेशन हो जाना, बड़े आदमी का छोटे बच्चे की तरह फुट फुट कर रो लेना, प्रतिगमन कहलाता है। प्रक्षेपण, अपने नाचने जागने, आंगन टेढ़ा, अपनी गलती दूसरे पर डाल देना, बल्ले की तरफ देखना बार बार अच्छा शॉट न लगने पर। बाधा निराकरण यानी कि ये कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, यानी कि आपने बाधा, जो आपकी रुकावट थी, उसको ही हटाकर फेंक दिया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बाधा निराकरण। निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा सृजनात्मक सतर सिद्धांत का चौथा सतर है? ये कौन सा है, चौथा, लास्ट वाला स्टेप कौन सा, चौथा स्टेप, आविष्कारी सृजनात्मकता। क्वेश्चन यही खत्म हो गए, क्लास को यही रोकती हूँ, मैं भी थोड़ा लेट हो रही थी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।